नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी के पाठ्यक्रम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पदबंध पढ़ाने जा रही हूँ। पदबंध को बच्चों इंग्लिश में फ्रेज कहा जाता है। इससे पहले कि हम पदबंध को जानें और समझें, हमें कुछ अन्य बातों को जानना भी ज़रूरी है। बच्चों, जब कभी भी हम अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अपनी बात किसी को बताना चाहते हैं या अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखते हैं, तो आप सब जानते हो कि उसके लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है और भाषा का निर्माण शब्दों से मिलकर किया जाता है। तो सबसे पहले पदबंध को जानने के लिए शब्द क्या है, इसे जानना ज़रूरी है। बच्चों, शब्द जो है वह ध्वनियों का एक समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। इसे आप पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यानी शब्द जो है एक स्वतंत्र इकाई होता है और उसका अपना कोई अर्थ निकलता है। लेकिन हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शब्द जो है जब तक किसी के साथ प्रयोग नहीं किए जाते या उन्हें वाक्यों में नहीं रखा जाता, जब तक वे शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी में रहते हैं, तब तक वे शब्द कहलाते हैं। लेकिन यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं या विभक्तियों के साथ लगाकर प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द पद बन जाते हैं। अब हम इसे ऐसे समझते हैं कि चिड़िया, कमल, लकड़ी, पेड़, किताब, मेज, यह सब अलग अलग शब्द हैं। इनका अर्थ तो है लेकिन ये पद नहीं है। ये पद कब बनते हैं? जब इन्हें हम वाक्यों में रखकर प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण में लिखा है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। यहाँ पर पेड़ भी शब्द है, चिड़िया भी शब्द है, लेकिन इन्हें जब एक निश्चित क्रम में व्याकरण के नियमों के अनुसार रखा गया है तो वे पद बन गए हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे पेड़ पर जो है अधिकरण की विभक्ति है और उसके साथ जुड़कर यहाँ पर रखा गया है। इसीलिए पेड़ पर चिड़िया बैठी है और फिर बाद में क्रियापद है और उन सब से मिलकर एक पूरा वाक्य बन रहा है। इसीलिए शब्द जो हैं पद बन गए हैं। तो अब आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। तो पदबंध को जानने से पहले हम जान चुके हैं कि पद क्या है। तो अब जानते हैं कि पदबंध क्या होता है। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको ऊपर बताया कि वाक्य में जब शब्दों को रखा जाता है तो वे पद बन जाते हैं। तो फिर वाक्य क्या है? यानी शब्दों का वह सार्थक समूह जो कि अपना एक पूरा अर्थ देता है, वह वाक्य बन जाता है। जैसे जब हमने शब्दों के यहाँ अलग अलग रखा है तो वे शब्द है, और जब उन्हें एक वाक्य में रखा गया है तो उस पूरे वाक्य का कुछ अर्थ जरूर निकल रहा है। यानी शब्दों का क्रमबद्ध समूह, व्यवस्थित समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है, वह वाक्य कहलाता है। और फिर वाक्यांश आता है। वाक्यांश यानी कि अगर मैं इस उदाहरण में देखूं तो अगर मैं यहाँ पर पेड़ पर चिड़िया अगर इतना ही बोलूं तो आप इस वाक्यांश का पूरा अर्थ नहीं समझ सकते। यानी वाक्य का अंश, वाक्य का टुकड़ा जो है वो वाक्यांश कहलाता है, पर उसका पूरा अर्थ नहीं होता है। अब देखिए, वाक्य और वाक्यांश में अंतर यह है कि वाक्य जो है पूरा अर्थ देता है और वाक्यांश का अर्थ तो होता है लेकिन वह पूरा अर्थ नहीं देता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर उदाहरण में लिखा है, तालाब में सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इस पूरे वाक्य का अर्थ जो है स्पष्ट है कि एक तालाब है जिसमें सुंदर सुंदर जो है कमल के फूल खिले हुए हैं। लेकिन यदि मैं इससे सुंदर सुंदर कमल इसे निकाल दूं और बोलूं सुंदर सुंदर कमल, तो आपको वह अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा। यानी कि पदों का वह समूह जो कि पूर्ण अर्थ नहीं देता लेकिन वाक्य का हिस्सा जरूर होता है, वह वाक्यांश कहलाता है। और बच्चों, यही वाक्यांश जो है पदबंध बनता है या इसी वाक्यांश को पदबंध कहा जाता है। अब देखते हैं कि हम पदबंध की क्या परिभाषा होती है। एक से अधिक पदों का वह समूह जो
एक दूसरे से बंध कर वाक्य में एक ही व्याकरणिक इकाई का कार्य करे वह पदबंध कहलाता है। अब इसे हम और विस्तार से समझते हैं। जैसे कि मैंने इस उदाहरण में बताया, सुंदर सुंदर कमल। आप देखेंगे यहाँ पर कमल एक संज्ञा शब्द है और सुंदर सुंदर जो है विशेषण है, लेकिन ये जो सुंदर सुंदर है वह कमल को ही बता रहे हैं। यानी सुंदर सुंदर जो दो शब्द लगाए गए हैं वे कमल शब्द का ही विस्तार है। वो तालाब का विस्तार नहीं है और न ही खिल रहे का। ये जो सब मतलब विशेष बात बता रहे हैं वो कमल के बारे में बता रहे हैं। और जब मैं इस पूरे वाक्य को, वाक्यांश को अलग करती हूँ, सुंदर सुंदर कमल, तो यह वाक्य ना होकर वाक्यांश होता है। तो स्पष्ट है कि एक से अधिक पदों का वह समूह, यहाँ पर आप देखेंगे एक से अधिक पद है, कमल 2, ये सुंदर सुंदर ये 3 पद है, और वह एक दूसरे से बंध कर, यानी वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही व्याकरणिक इकाई यानी एक ही पद के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी एक ही व्याकरणिक इकाई से यहाँ तात्पर्य है यह है कि कमल एक संज्ञा शब्द है, इसीलिए ये सारे शब्द मिलकर संज्ञा की तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे कमल का ही विस्तार है, कमल को ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। कार्य करता है उसे पदबंध कहते हैं। इसीलिए इस वाक्य में संज्ञा पदबंध होगा। इस वाक्य में जो पदबंध कहलाएगा वह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। हम आगे विस्तार से जानेंगे कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं और हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको स्पष्ट है कि पदों का वह समूह जो कि वाक्य में एक ही व्याकरणिक इकाई यानी एक ही पद के रूप में कार्य करता है, वो चाहे संज्ञा हो सकती है, विशेषण हो सकती है, तो उसे हम पदबंध कहते हैं। पर इससे पूर्व कि हम पदबंध के प्रकार पढ़ें, आप कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें मैं दोहरा रही हूँ, उन्हें अच्छे से समझें ताकि पदबंध को आप अच्छे से पहचान पाएँ। पहली बात जो है वह तो यह है कि आपको ये पूरी तरह से हमेशा याद रखना चाहिए कि पदबंध जो है वह वाक्य नहीं है, वह वाक्य का हिस्सा है। यानी ये समझने की गलती ना करें कि पदबंध जो है पूरा एक वाक्य है, नहीं, वह वाक्य का एक छोटा हिस्सा है, वाक्यांश है, पदबंध वही कहलाता है। दूसरी मुख्य बात यह है कि पदबंध जो है वह पदों से, कई पदों का समूह होता है, वह एक पद नहीं होता, एक शब्द नहीं होता, बल्कि 2 या 2 से अधिक पदों का समूह, 2 या 2 से अधिक शब्द जो है वह पदबंध बनाते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें कई बार ये कठिनाई होती है कि हम पदबंध को कैसे समझें या कैसे पहचानें। तो वहाँ पर हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वाक्य में जिस बात पर बल दिया गया है, जिस पर विशेष महत्व दिया गया है, वही वाक्य का पदबंध कहलाएगा। यानी अगर मैं कहूँ कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ जमी है, यहाँ पर इस वाक्य में बहुत सारे शब्द हैं, हिमालय, ऊंची ऊंची, बर्फ, लेकिन ये सब पदबंध नहीं है। पदबंध वह होगा जिसमें जो इस वाक्य में मुख्य बात कह रहा है या जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम इस वाक्य को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम चोटियों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन जो है, हमारा उद्देश्य जो है चोटियों के विषय में बताना, उन ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में जिन पर सदैव बर्फ जमी रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में जिस पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है, या वाक्य में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, वही वाक्य का पदबंध कहलाता है। तो मुझे लगता है इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप पदबंध को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि पदबंध के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर पदबंध के हैं 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। तो आइए समझते हैं संज्ञा पदबंध क्या है। जैसा कि हम जानते हैं संज्ञा से तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम या किसी भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। तो स्पष्ट है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का विस्तार किया जाएगा या वे पद जो कि इनसे पूर्व लगाए जाएंगे वो संज्ञा का विस्तार या संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे उदाहरण कि सबको प्रिय लगने वाला मोहन है या मोहन कहाँ है, तो आप जानते हैं कि मोहन के लिए ही आगे के सारे शब्द सबको प्रिय लगने वाला
कहा गया है। यानी कि यहाँ तक जो है सबको प्रिय लगने वाला मोहन तक जो है यह संज्ञा पदबंध है, क्योंकि यहाँ पर मोहन जो व्यक्ति का नाम है, संज्ञा उसका ही, उसके विषय में ही सारी बात कही गई है। तो इस प्रकार जब संज्ञा का विस्तार जिन शब्दों के द्वारा होता है वे शब्द मिलकर जो पदबंध बनाते हैं वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब है सर्वनाम पदबंध। अब देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो स्पष्ट है कि वे पद जो कि या वे शब्द जो कि सर्वनाम का विस्तार बताएंगे या सर्वनाम के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, वे सब क्या कहलाएंगे? सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि सबकी सेवा करने वाला वह दिखाई नहीं दे रहा, यानी वह नाम के स्थान पर हमने वह लिखा है, यानी सबकी सेवा करने वाला वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह क्योंकि सर्वनाम है और उसका विस्तार ही उसके आगे के सारे शब्द हैं, इसीलिए इस वाक्य में सर्वनाम पदबंध है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, सबका स्वागत करने वाले आप आज चुप कैसे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सर्वनाम पद है आप, इसीलिए संपूर्ण वाक्य में सर्वनाम पदबंध होगा। बच्चों, सामान्यतया जब भी पदबंध पूछा जाता है परीक्षा में तो अधिकांशतः उसके नीचे अंडरलाइन रहती है या उसको रेखांकित किया हुआ होता है कि इस रेखांकित जो पदबंध में बताइए कि पदबंध का कौन सा प्रकार है। तब तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाता है और थोड़ा स्पष्ट भी हो जाता है कि किस पदबंध के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि रेखांकित पद ना हो, तब आपको स्वयं वाक्य को पढ़कर, समझकर और जिसमें उस पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण जो बताया गया है जिस वाक्य में, वही उस वाक्य का पदबंध होता है। इसे ध्यान रखना है। अब देखिए, विशेषण पदबंध जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे सब विशेषण कहलाते हैं। तो इसी प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के लिए जो विशेषण युक्त पद एक से अधिक प्रयोग किए जाएंगे वह सब विशेषण पदबंध कहलाएंगे। तुम्हारे द्वारा लिखा गया निबंध सुंदर और स्वच्छ है। तो आप यहाँ पर तुम्हारे सर्वनाम पदबंध नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य में निबंध के बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में नहीं बात हो रही है। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम निबंध को हाईलाइट करना चाहते हैं, निबंध के बारे में कहना चाहते हैं कि जो निबंध तुमने लिखा है वह स्वच्छ और सुंदर है। इसीलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध है, क्योंकि स्वच्छ और सुंदर होना निबंध की विशेषता है, न कि व्यक्ति की। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वह लड़की बहुत अधिक परिश्रमी, चतुर और समझदार है। तो वह यहाँ पर संज्ञा पदबंध ना होकर विशेषण पदबंध होगा, चतुर, समझदार और परिश्रमी, क्योंकि ये लड़की की विशेषताएं हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है क्रिया पदबंध। क्रिया से आप समझते हैं वे शब्द जो कि वाक्य में कार्य का होना बताते हैं वे क्रिया कहलाते हैं, और जब पद जो हैं क्रिया का विस्तार होते हैं तो वे क्रिया पदबंध बन जाते हैं। जैसे कि मुझसे दूध नहीं पिया जा रहा है, तो ये जो नहीं पिया जा रहा है वह क्रिया पद है और यही क्रिया पदबंध कहलाएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं नदी बह रही है, तो जो बह रही है वह क्रिया पद है। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण के बारे में आप पहले की कक्षाओं में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, और ये वे शब्द हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं, और वे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया के होने का तरीका, समय, उसकी मात्रा आदि बताते हैं, वे सब क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जब जो पदबंध क्रिया विशेषण से युक्त होगा या क्रिया के होने का तरीका बताएगा, उसका समय, उसका संख्या बताएगा, वो सब कहलाएंगे क्रिया विशेषण पदबंध। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि नदी बह रही है, तो यहाँ पर पदबंध जो था वो क्रिया पदबंध था, बह रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ नदी लगातार बह रही है, तो इस वाक्य में लगातार बह रही है क्रिया विशेषण पदबंध होगा। क्योंकि
किस प्रकार बह रही है यह हम लगातार शब्द के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि नदी ऐसी है जो लगातार मतलब कॉन्टिन्यूअस बहती जा रही है, रुक नहीं रही है। और अगर मैं कहूँ कि नदी धीरे धीरे बह रही है तो क्रिया विशेषण बहने को बताएगा कि धीरे धीरे बहना जो है नदी का हो रहा है। तो इस प्रकार वे शब्द जो कि क्रिया के होने का तरीका बताते हैं, उसका समय बताते हैं, वे सब क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और पदबंध में क्रिया विशेषण जो है पद, वो क्रिया विशेषण पदबंध बन जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आप और भी अपनी पुस्तक से बहुत सारे उदाहरण पढ़ कर इन सबको अच्छे से पहचान सकते हो और बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और आपको फिर किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। तो हम आगे की कक्षा में इसका और अच्छे से अभ्यास करेंगे। तब तक आप इसे यहाँ तक पढ़ें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।